हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं अमित वर्मा एक बार फिर से आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए जो एक आधा अधूरा हमारा विषय बचा था समाज को लेकर। इससे पहले मैंने समाज को लेकर एक वीडियो डाला था, अपलोड किया था। उसमें आपको मैंने दो समास विस्तार से बताए थे। अगर आपने देखा नहीं तो अभी विजिट कर दीजिए और उन दोनों समास को अच्छी तरह पढ़ लीजिए, अच्छी तरह समझ लीजिए, क्योंकि मैंने जो ट्रिक के माध्यम से वो समास करवाए हैं और उसमें मैंने अव्ययभाव और तत्पुरुष समास को करवाया था। और आज हम दोस्तों आगे करेंगे तीसरा समास। हमारे पास दोस्तों कुल मैंने बोला था कि 4 समास थे। अव्ययभाव, दूसरा बोला था मैंने तत्पुरुष, अव्ययभाव, दूसरा बोला था दोस्तों मैंने तत्पुरुष, तीसरा बोला था दोस्तों मैंने द्वंद्व, चौथा बोला था दोस्तों मैंने बहुव्रीहि। ये 4 समास मैंने बोले थे, जिसमें मैंने अव्ययभाव और तत्पुरुष समास कर दिया था। अव्ययभाव कौन सा क्या समास है, इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, कौन कौन से पद आते हैं, कौन सा पद प्रधान रहता है। और मैंने तत्पुरुष समास भी आपको 6 कारकों के अकॉर्डिंग करवा दिया था कि 6 कारकों के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो हमने 2 समास रखे हैं साइड में, जिनको मैंने बोला था कि तत्पुरुष समास के 2 पार्ट है, वो है द्विगु और कर्मधारय। इनको भी आज हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो समास है द्वंद्व। दोस्तों, द्वंद्व समास बहुत ही इजी समास है, इसको आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि द्वंद्व समास में कुछ ज्यादा रफड़ा है ही नहीं। द्वंद्व मतलब कि द्वंद्व किसके बीच होता है? द्वंद्व होता है युद्ध, द्वंद्व होता है बहस, है ना। तो जो द्वंद्व है किसके बीच होता है? जहां पर दोनों शक्तियां क्या है, बराबर के टक्कर होती है। भाई नहीं, यहाँ पर क्या दोनों शक्तियां बराबर है, इस साइड पर इस साइड भी। अगर दोनों शक्तियां बराबर है मतलब कि दोनों पद बराबर है ना। तो यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ा यहाँ जो एक सपा था कि कौन सा पद प्रधान होगा, कौन सा गौण होगा। यहाँ पर कोई भी पद क्या है, गौण होगा, दोनों पद की अपनी अपनी प्रधानता होगी। ठीक है। यहाँ पर इस समास में दोनों पद प्रधान हो गए। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था पहला जो समास था अव्ययभाव, अव्ययभाव में पहला पद समास था, मतलब पूर्व पद प्रधान था। दूसरा समास मैंने करवाया था। दूसरे समास में मैंने बोला था कि उत्तर पद प्रधान रहेगा, मतलब कि दूसरा पद प्रधान रहेगा। अब मैं यहाँ पर बात बोल रहा हूँ तीसरे समास में। तो तीसरे समास में मैंने बोला कि दोनों पद क्या रहेंगे, प्रधान रहेंगे। दोनों पद, पूर्व पद वर, उत्तर पद भी। और सबसे बड़ी जो इसकी विशेषता है द्वंद्व समास की, कि इसमें क्या होगा, हो गए, इसमें क्या होगा, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह दोस्तों ऐसा लगता है ना। और तथा एवं आदि का प्रयोग दोनों पदों के मध्य होगा। अब देखो, दोनों पद प्रधान है, दोनों पद के अलग अलग महत्व है, दोनों पद की क्या अलग अलग विशेषता है, लेकिन इनका और क्या आसानी से करने के लिए दोनों के बीच क्या होगा, योजक चिन्ह होगा, या दोनों के बीच और लगा होगा, या दोनों के बीच तथा होगा, या दोनों के बीच एवं लगा होगा, या दोनों के बीच क्या है जो उनको जोड़ने का काम करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए क्या है दोस्तों, देखो माता पिता, देखो माता पिता दोनों बराबर शक्तियां, दोनों क्या है, बराबर है। दोनों दिन के बीच हो सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनके बीच में क्या लगाते हैं हम लोग, योजक चिन्ह लगाते हैं। या बोलते हैं हम लोग माता और पिता, और का प्रयोग हो गया भाई एवं बहन, दिन तथा रात, सुबह शाम।
अनेक अनेक प्रकार के ऐसे शब्द है जिनमें क्या है योजक चिन्ह आ तथा एवं का प्रयोग होता है। ठीक है जी, तो ये था हमारा द्वंद्व समास, जहां पर क्या है दोनों पद प्रधान होते हैं, दिन रात सुबह शाम, दिन दिन प्रतिदिन, है ना, जहां पर दोनों जो पूर्व पद और उत्तर पद है दोनों प्रधानता रखते हैं। अब दोस्तों अगला जो हमारा समास है बहुब्रीहि समास। अब बहुब्रीहि समास में क्या दोस्तों, बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। देखो चौथे समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, पद प्रधान नहीं होता। अगर कोई भी पद प्रधान नहीं होता तो क्या होता है, दोनों पद मिलकर क्या है, क्या करते हैं, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद का निर्माण करते हैं। देखो द्वंद्व समास में बहुब्रीहि समास में कितना कि दोनों पद क्या प्रधान होते बेचारे। पहले समास में दोस्तों पहला पद प्रधान है, दूसरे समास में दूसरा पद प्रधान है, तीसरे समास में दोनों पद प्रधान है, चौथे समास में कोई पद प्रधान नहीं है। और दोनों पद मिलकर क्या करेंगे, एक अन्य ही पद की ओर इंगित करेंगे, कुछ तीसरा ही अर्थ देंगे, कुछ अन्य ही अर्थ देंगे। किस में देंगे, बहुब्रीहि समास में क्या करेंगे, कुछ अन्य ही अर्थ देगा ये समास। जैसे दशानन, हम लेते हैं दशानन, इसको बहुत याद रखना दोस्तों। दशानन, दशानन का मतलब होता है दश, 10 जमा आनंद, आनंद का मतलब होता है सिर, मतलब कि 10 सिर वाला, है ना। 10 सिर वाला कौन है, 10 सिर वाला, है ना। और 10 सिर वाला कौन है, यहाँ पर दो पद है 10 और आनंद, दोनों पद हो गए ना। जब जो दोनों पद मिले तो बना दशानन, मतलब कि 10 सिर वाला। अब ठीक है जी, दोनों पद आ गए, लेकिन अब तीसरा पद क्या निकला, और 10 सिर वाला कौन है, बहुत सारे कहने, एक ही था, कौन था, वो था रावण। मतलब जो किसी विशेष की ओर इंगित करता है, किसी विशेष वस्तु सामान्य व्यक्ति की ओर इंगित करता है। ठीक है, फिर हम बोलेंगे नीलकंठ। और मैं ये उदाहरण आपको दोस्तों इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप जब हम दूसरा समास करेंगे वहां पर कर्मधारय या हम द्विगु समास करेंगे, वहां पर इस तरह का आप लोगों के इसमें क्या असमंजस में पड़ जाएगा, तो इनको निर्धारित कैसे करना है। देखिए अगर कोई पर्टिकुलर अर्थ दे रहा है, कोई विशेष अर्थ को सामने रख रहा है, किसी विशेष व्यक्ति का नाम दे रहा है या विशेष, तो वहां पर क्या हम बहुब्रीहि समास में ले जाएंगे उसको। ये डाउट हम सारा क्लियर करेंगे। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, समुद्र मंथन कर रहे थे असुर और सुर, है ना, वहां से निकलता है पहले विष का प्याला, विष कौन पी लेता, शिव पी लेता, गला हो गया नीला, है ना, गला हो गया नीला, वो बन गए नीलकंठ। ठीक है, तो ही नीलकंठ है, तो इसलिए उसको किसको बोला जाता है, शिव को बोला जाता है नीलकंठ। मतलब क्या हम किसी विशेष व्यक्ति को इंगित कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद और क्या है, और इसके उदाहरण है गजानन। गजानन, गज का मतलब होता है हाथी, आनंद का मतलब सिर, हाथी का है सिर जिसका, किसका है जी, गणेश का है। तीसरा ही इसका नाम दे रहे हैं, किसका है, गणेश। इसी तरह से दोस्तों है बहुब्रीहि समास। ठीक है, गजानन है, श्वेतांबर है, पीतांबर है, ये सारे इसमें क्या है बहुब्रीहि समास है, क्योंकि ये दोनों पद मिलकर क्या किसी तीसरे पद को बना रहे हैं। तीसरा पद क्या कर रहा है, किसी अन्य ही व्यक्ति विशेष या स्थान आदि विशेष का नाम को हमारे सामने रख रहे हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों तत्पुरुष समास के द्विगु में। कौन सा है, द्विगु। हाँ, द्विगु। द्विगु समास दोस्तों बहुत इजी है। द्विगु समास में आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि द्विगु समास सिर्फ और सिर्फ इसमें कोई पदों के इसमें कोई समस्या नहीं है। पूर्व पद या उत्तर पद इनको छोड़ दीजिए, है ना। आपने सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि द्विगु समास है वो संख्यावाची होगा। संख्यावाची होगा मतलब जो आपका द्विगु समास में है वो कुछ ना कुछ संख्या आएगी, 1 2 5 6 10 15 20 100 जो भी है, 200 800 1000, इस तरह कोई ना कोई संख्या आएगी। लेकिन अगर प्रश्न ऐसा है, अब उदाहरण के लिए मैं बता दूंगा, उदाहरण के लिए मैं बता देता हूं, कोई ना कोई संख्या होगी, जैसे शताब्दी, 100 वर्षों की अवधि। 100 वर्ष की अवधि मतलब शताब्दी, मतलब 100 वर्ष आगे, है ना। और हो गए सतसई। सतसई का मतलब है 700 का समूह।
सत से का मतलब सत से 700 का समूह। चौराहा, 4 राहों वाला। देखो 100 वर्षों की अवधि, शतावधि। ठीक है। और दोस्त उसके बाद हम देखेंगे, सतसई का मतलब है 700 का समूह। शतावधि 100 वर्षों की अवधि, सतसई 700 का समूह, है ना। चौराहा 4 राहों वाला। और क्या है, बहुत सारे दोस्त इससे उदाहरण है ना। त्रिकाल, तीनों काल। तो जो जितने भी आपके संख्यावाची आते हैं वो यहाँ पर थोड़ा प्रश्न ये है। जैसे हमारे पास क्या है दोस्तों, हमारे पास मैंने इससे पहले बताया था, क्या बताया था, दशानन। अब आप बोलेंगे दशानन को किस समास में रखना है? दशानन में तो 10 सिर है, इसमें अभी तो संख्या आ रही है। लेकिन मैंने पहले ही बता दिया था कि जहां पर किसी विशेष अर्थ को प्रकट कर रहे हैं वहां पर आपका बहुव्रीहि समास होगा, है ना। तो दशानन कहाँ रहेगा दोस्तों? बहुव्रीहि समास में रहेगा। आशा करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। अब चलते दोस्तों आगे, लास्ट हमारा जो है वो है समास कर्म धारय समास। अब बात करते हैं दोस्तों कर्म धारय समास की। अब कर्म धारय समास क्या है? कर्म धारय समास वह समास है जिसमें एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। या जहां पर एक पद की तुलना दूसरे पद से की जाती है। कैसे दोस्तों? जहां पर एक पद की तुलना दूसरे पद के साथ की जाती है, या जहां पर एक पद की विशेषता दूसरा पद बताता है। वो कैसे? अगर हम विशेषता की बात करते हैं दोस्तों, तो विशेषता कौन बताते हैं? विशेषता बताते हैं, देखना ध्यान से देखना, विशेषता बताते हैं आपका विशेष, विशेष और विशेष्य। विशेष या विशेषण क्या है दोस्तों? विशेषता, है ना। और जिसकी विशेषता बताया जाए उसको बोलते हैं विशेषण, विशेष्य। ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसको बोलेंगे विशेष्य, और जो विशेषता है उसको बोलेंगे विशेष। ध्यान रखना। अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है तुलना, है ना। जहां पर उपमेय और उपमान हो, उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान, इसके आधार पर चलेगा दोस्तों। उपमेय किसको बोलते हैं? जिसकी तुलना की जाती है। और उपमान क्या है? जिसके साथ तुलना की जाती है। देखना, जिसकी तुलना की जाती है उसको बोलते उपमेय, जिसके साथ की जाती है उसको बोलते उपमान। विशेष्य जो विशेषता है, किसकी विशेषता है? विशेष्य की। जिस व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है उसको विशेष्य बोलेंगे, और जो विशेषता बताई जा रही है उसको विशेष बोलेंगे। ठीक है। अब इस समास में हमारा ऐसे ही है। जैसे मैं भाई आपको उदाहरण बोल रहा हूं मैं, नील कमल, नील कमल। नील कमल में क्या है? नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। अब देखो यहां पर विशेषता किसकी बताई जा रही है? कमल की बताई जा रही है। क्या विशेषता क्या है इसकी? नीला है। तो कमल क्या अपने आप में विशेष, विशेष्य, विशेष्य, क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है। कमल क्या है? विशेष्य है, और नीला क्या है? विशेष है, क्योंकि इसकी विशेषता कैसी है? नीला है। यहां पर ये देखना दोस्तों, कर्मधारय मतलब कि इसमें कर्म का प्रभाव पड़ रहा है, कर्म के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। एक पद का दूसरे पद के माध्यम से क्या है? इसके ऊपर कर्म का प्रभाव पड़ रहा है। इसका कर्म कैसा है? नीला होना है। ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद अगला देखो दोस्तों, एक दूसरा देखो। अब और क्या आएगा? जहां पर हम लोग क्या करते हैं? तुलना करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तुलना करते हैं। जैसे
अब दूसरा उदाहरण देखते हैं दोस्तों। दूसरा उदाहरण कैसे देखें हम, जहां पर तुलना होती है, जैसे सूरजमुखी। सूरजमुखी मतलब सूरज के समान मुख वाली, मुख वाली, है ना। क्या पर तुलना की गई, किसकी तुलना की गई, किसकी तुलना की गई है, और किसके साथ की गई है, मुख वाली, कोई भी मुख वाली जिसकी तुलना की गई है, किसके साथ की गई है, सूरज के साथ। तो यहाँ पर जो मुख वाली है वो है उपमेय, जिसकी तुलना की जा रही है, तुलना हो रही है उपमान के साथ। उपमान क्या है, सूरज। ठीक है, तो इस तरह से होगा दोस्तों, और मुझे विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। हमने आपको पांचों जो हमारे समास से करा दिए, अव्ययभाव, तत्पुरुष, ये हमने पहले लेक्चर में करवाए है ना। बहुब्रीहि, द्विगु, कर्मधारय हमने अभी करवाए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आए होंगे। आप वीडियो को अंत तक देखना, दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।